प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का फर्स्ट पेपर है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च के पेपर में यूँ तो हम कई टॉपिक्स कर चुके हैं, किस प्रकार से रिसर्च की जाती है, क्या स्टेप्स रहते हैं और किस प्रकार से इंटरव्यू मेथड या और भी अवलोकन पद्धति का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड। क्या होता है निदर्शन पद्धति, जैसा कि नाम से आप लोगों ने सुना होगा और इसके बारे में सिर्फ एक विचार आता है आमतौर पर। जैसे ही सैम्पलिंग का नाम सुनाई देता है वैसे ही एकदम मन में आ जाता है सैंपल, कि क्या चीज़ को, जैसे कि किसी बोरे में से किसी चीज़ को उठा लेना और उसका सैंपल को देखना। तो सही बात है, यही है सैम्पलिंग मेथड का एक स्वरूप। अभी हम इसको बिल्कुल शुरू से करेंगे कि सैम्पलिंग मेथड और सामाजिक अनुसंधान में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके बिना किसी भी रिसर्च के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो सैम्पलिंग मेथड के शुरुआत करने के लिए अगर हम देखें तो उसके दो रूप दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर एक बार देखें तो जो आर्कियोलॉजी टाइप का जो अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि आमतौर पर शिलालेख है या पर कहीं पर लिखा हुआ मटेरियल है, डायरियाँ हैं, इस टाइप का। और दूसरा होता है जो कि एरिया में किया जाता है। तो जो एरिया में जो किया जाता है उसको, उसी में ही हमारा, उसी फैमिली में हमारा ये सैम्पलिंग मेथड आता है। तो इसको अगर एरिया वाइज को अगर अपन करते हैं तो इसमें देखते हैं कि पहला हमारा आता है सेंसस की संगणना प्रविधि क्या होती है, और दूसरी आती है ये सैम्पलिंग मेथड। तो जो ये संगणना जो विधि आती है, जो सेंसस मेथड है, वो क्या होता है? सेंसस मेथड, संगणना विधि जो है वो किसी भी जो भी रिसर्च एरिया या इसको यूनिवर्स बोलते हैं अपने अनुसंधान की प्रक्रिया में, तो जो पूरा एज ए होल पूरे यूनिवर्स का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो सेंसस जो मेथड है, इस सेंसस मेथड को किस में प्रयोग किया जाता है? ज़्यादातर जिसको कि हम जनगणना कहते हैं, या जनगणना के रूप में जब कोई अध्ययन किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक अध्ययन होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें हम सेंसस मेथड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। हमको डोर टू डोर अगर अध्ययन करना है और अगर किसी चीज़ के बारे में पूरी अगर जनसंख्या का माप लेना है तो वहाँ पर हम सेंसस मेथड का ही प्रयोग करेंगे। इसमें किसी को छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये विधि तो खर्चीली भी बहुत है और इसमें आप लोगों को संसाधन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये मतलब हर 10 साल के बाद या इस प्रकार का जब एज ए होल पूरे यूनिवर्स का अध्ययन करना होता है तब हम सेंसस मेथड का प्रयोग करते हैं। पर जब हमको किसी चुनिंदा मतलब एज ए होल पूरे यूनिवर्स का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने वाला अगर सैंपल चाहिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इस सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। तो ये सैम्पलिंग मेथड जो है वो क्या है? ये एक पूरे टोटल यूनिवर्स का सैंपल है, छोटा रूप है जो कि पूरे समग्र का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, इसके बिना तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कोई भी अनुसंधान हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो हमारा जो सैंपल है वो कैसा होना चाहिए? जो कि पूरे समग्र का रिप्रेजेंटेशन करने वाला होना चाहिए। उसमें वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि टोटल यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट कर सके। दूसरा, जब भी कभी हम निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हैं तो उसके साइज के बारे में भी हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि कितना बड़ा साइज से हमको सही और भरपूर रिजल्ट मिलेंगे। और तीसरी बात क्या है जो इसकी विशेषताओं में हम रखेंगे कि ये चीज़ जो है ना वो हमारे को मतलब पूरे जो भी हमारा यूनिवर्स है उसको रिफ्लेक्ट करे, उसकी विशेषताओं को उभारे। और हम लोग चौथी जो इसकी विशेषता अगर हम गिनेंगे तो वो ये है कि वो जो है बायस्ड नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, मतलब बायस्ड किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। क्यों? कई बार अभी हम टाइप्स की जब बात करेंगे तब हम देखेंगे कि कुछ बार हम खुद भी चुनते हैं चीज़ों को, तो कुछ जैसा हमारा रिसर्च का टॉपिक होता है तो वहाँ पर हम बायस्ड नहीं हो, साइज हमारा एडिक्वेट होना चाहिए। और सही बात है कि जो रिसर्चर है, अगली जो विशेषता है, रिसर्चर को पूरी स्वतंत्रता
मिली होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने यूनिवर्स को जो है वो दिखाए या किस प्रकार अपने यूनिवर्स को निष्पक्ष रूप से प्रयोग करे। तो ये जो है हमारी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो कि हमको दिखती है। अब हम इसकी देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। इसका जो ये जो हमारा आज का टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड, तो हम इसका पहला जो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारा जो भी हमारा टॉपिक है या जो भी हमारा रिसर्च का पॉइंट है वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम बिल्कुल स्पष्ट हों उसके बारे में, हमारे में किसी भी प्रकार का हमारे अंदर या हमारे टॉपिक के विषय में लूप होल नहीं आना चाहिए। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट के बारे में भी पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग यूनिट में जैसे कि हम किसी हाउस का करेंगे या मेल फीमेल का करेंगे या फिर किसी कम्युनिटी का करेंगे, तो ये हमारे को क्लियर होना चाहिए कि हमारा यूनिट क्या रहेगा। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तीसरा हमारा आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ जो सोर्स लिस्ट है, हम लिस्ट कौन सी रखेंगे, क्या हमको लोगों से टॉपिक कैसा है। सबसे पहले तो यही देखना है कि हमारा ये सारी चीज़ें तब आएंगी जबकि हमारी सोर्स लिस्ट क्या होगी। जैसे टेलीफोनिक रूप से हम उसको रखेंगे या फिर हम जो है डोर टू डोर जाकर बात करेंगे जो भी हमारा सेलेक्टेड साइज होगा, या फिर हम ये व्यक्ति का इंटरव्यू रखेंगे या जिस प्रकार से भी है। तो हमारा जो सोर्स है वो हमारा पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, हमारा यूनिट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए और हम अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह डिटरमाइंड होने चाहिए कि हमें क्या चीज़ का किस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में हमें पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। फिर आ जाता है कि साइज कितना रखना है, हमको देखना है कि हम कितना हमारे जो हमने विषय लिया है तो उसमें हम किस प्रकार से बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा साइज के बारे में भी हमको पूरी तरह से पहले से ही सोच लेना होगा। और एट लास्ट हमें सैम्पलिंग मेथड कौन सा रखना है कि किस प्रकार के मेथड और किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करके हम अपने जो विषय है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी कर सकते हैं। तो सैंपल क्या हुआ, वो चीज़ जो कि हमारा जैसे कि हम जिसके बारे में जो हमारे पूरे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही बोलते हैं उसको, जो हमारे उस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो सैंपल के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि हमको एक चीज़ जैसे चावल के दाने से हमें पूरी बोरी के बारे में पता चल जाता है, तो जो हमारा अगर वो व्यक्ति है तो वो व्यक्ति ऐसा एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि वो एज ए होल का रिप्रेजेंट कर सके। अगर साइज है तो साइज इस प्रकार का होना चाहिए कि वो हमारे पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके। अगर कम्युनिटी का अध्ययन कर रहे हैं तो कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि एज ए होल पूरी जाति को रिप्रेजेंट या पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर सके। तो साइज के बारे में, सोर्स के बारे में और हमारा निष्पक्षता इस सैम्पलिंग मेथड में हमारे को बहुत पे करती है। तो इसलिए हमको इसके बारे में जानकारी पूरी रखकर हमें इस चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए। अब हम ये आ जाते हैं कि टाइप्स कितने प्रकार के हम सैम्पलिंग मेथड को या निदर्शन के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो निदर्शन के जो पहला जो ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इसको हिंदी में संभाविता निदर्शन पद्धति बोलते हैं। तो ये संभाविता निदर्शन पद्धति क्या होती है कि जिसमें हम जो संभाविता है प्रोबेबिलिटी की, इसमें क्या होता है कि पूरे जो भी हमारा निदर्शन का जो पॉइंट है या जितने हमारे निदर्शन की जो पूरा साइज है उसमें हर यूनिट को पूरा एवरी वेटेज दिया जाएगा वहाँ पर वो, और उसमें हम बायस्ड भी नहीं होंगे। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है। तो ये संभाविता निदर्शन में, इस संभाविता निदर्शन में हर यूनिट को बराबर वेटेज दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें हर एक की प्रोबेबिलिटी की संभावना होती है। इसमें किसी को ये नहीं है कि मैं ज़्यादा कि ये ज़्यादा, इसमें सबको मतलब हर पर्सन, अगर पर्सन का है या किसी काइंड का है या किसी जाति का है या किसी धर्म का है या किसी भौगोलिक क्षेत्र का है, तो हर एक की संभावना हो सकती है। आइदर ये आएगा या ये आ सकता है, ये आ सकता है, मे भी कोई भी हो सकता है। तो इसके अगर अपन उसको अगर इसके टॉपिक के बारे में देखें तो इसको रैंडम सैम्पलिंग में रैंडम मतलब ही होता है कि रैंडमली किसी
किसी भी चीज़ को अपन पिक कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, इसमें पहला मेथड है लॉटरी। अब लॉटरी तो हम सब जानते ही हैं कि लॉटरी मेथड क्या होता है, और लॉटरी में मतलब इसमें हर चीज़ की संभावना हो सकती है। तो हर चीज़ की संभावना में लॉटरी मीन्स कि आप सारी पर्चियाँ बनाइए, पर्चियाँ बनाकर एक बोरे में डालिए और उसको पूरी तरह से अच्छे से हिला लिया जाए, और हिलाने के बाद किसी थर्ड पर्सन से उससे पिक कराया जाए, और उसके बाद जो भी नाम आए, नंबर आए, वो जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जो है वो निदर्शन का एक यूनिट होगा। दूसरा आ जाता है कार्ड। कार्ड में कार्ड क्या होता है कि आप एकदम कार्ड बनाइए, कार्ड बनाने के बाद उसमें या तो व्यक्ति का है तो व्यक्ति का नाम लिखा जाए, और अगर नंबर है तो नंबर लिखा जाए, फिर उसको किसी जगह पर एक साथ डाल दिया जाए, फिर उससे पिक कराया जाए थर्ड पर्सन से, और जो कार्ड में नंबर, व्यक्ति, जो कुछ वटेवर हमारा जो कुछ भी हमारा टॉपिक है उससे संबंधित जो भी नंबर है उसको हम इसमें यूज़ में लेंगे। वही हमारा रैंडमली निकला हुआ है, मतलब उसमें किसी प्रकार का एक तरह से जुआ है। तो वो जो कुछ भी है वो हमारा वही साइज होगा और वही हमारा अध्ययन का बिंदु होगा। तीसरा आ जाता है टिपिट प्रणाली। ये भी नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। प्रोफेसर टिपिट हुए हैं जिन्होंने कि अपनी बहुत सारी ऐसे मतलब पूरा एक बुक लिखी हुई है और उसमें बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। वो नंबर उसको एक सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हैं। तो कई बार इस टिपिट प्रणाली का प्रयोग हम बहुत शुद्ध भी मानी जाती है, और इससे जो हमारा सैंपल निकलता है उसको सभी लोग मान्य समझते हैं। तो इसमें जो भी हमारा, मान लीजिए जितने भी अपन को साइज लेना है तो उस साइज के को लेकर, और इसकी कुछ भी कहीं सर भी इसको टिपिट प्रणाली की उस बुकलेट को कहीं से भी आप शुरू के उसके 50 लेने हैं तो 50 वो जो नंबर हैं इस पद्धति के अनुसार इस बुक में जो लिखे हुए नंबर हैं उनको हम अपने सैंपल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप शुरू से लेकर 50 नंबर तक आप उसको ले सकते हैं, और वो जो नंबर है, मान लीजिए 30 है, 20 है, 25 है, 67 है, 87 है, वो सब हमारा जो है वो हमारा सैंपल माना जाएगा। तो ये इसके अलावा चौथी क्या है इसमें रैंडम सैम्पलिंग में, जो ग्रिड प्रणाली आमतौर पर जो ज्योग्राफिकल एरियाज़ में अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि एक ग्रिड होता है, और जो हमारा सबसे पहले जिस भौगोलिक क्षेत्र का हमको अध्ययन करना है उसका हमने सपोज नक्शा बना लिया, और नक्शा बनाने के बाद उस ग्रिड के ऊपर बाकायदा नंबर लिखे हुए होते हैं। तो उस ग्रिड को उस नक्शे के ऊपर रखा, तो नक्शे के ऊपर रखने के बाद जो और उसके बीच में एक कुछ छेद किए हुए होते हैं, तो उसमें जो नंबर ऊपर लिखा हुआ होगा और उसके नीचे जो एरिया आता है, सपोज कोई भी एरिया, मान लीजिए सपोज जोधपुर है, बिलाड़ा है, तो वहाँ का जो उस नक्शे के अनुसार जो एरिया आएगा, तो वो सोचती गेट आया या दूसरा बाज़ार आया, तो वो हमारा सैंपल होगा। तो ये भी जो है ये आमतौर पर भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा इसका जो है जो दूसरा प्रकार है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ये तो इसमें ये 4 प्रकार हो गए जो ये इसको बोलते हैं, मतलब इसको आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ पर तो खुला है, रैंडमली आपने कुछ भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है। तो इसमें रेगुलर मार्किंग मेथड पहला है। रेगुलर मार्किंग मेथड क्या होता है कि इसमें हम लोग खुद से मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए अपन को बहुत सारी संख्याएं लिखनी है, तो संख्याओं में अपन लिख सकते हैं कि जैसे 100 है और अपन को 10 का ही सैंपल निकालना है, तो आपने 10 नंबर लिखा, 20 नंबर लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा। तो जो 10 नंबर पर अपना आया, सपोज 500 है, तो 500 में से अगर अपन को 10 नंबर या 100 में से 10 निकालने हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो जो 70 नंबर पर जो बच्चे का नाम होगा वो हमारा इस सैम्पलिंग मेथड के अंदर आएगा। तो इसमें हम पहले से ये भी एक बिल्कुल तरह से रैंडमली आता है। इसमें बस हमने बहुत बड़ा, अगर हमारा जो ह्यूज अगर नंबर हैं अपने पास या एरिया बहुत बड़ा है, तो आप कैसे उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इसलिए अपन ने उसको नंबर कर दिया। अब जो आ जाता है स्ट्रेटिफाइड जो ये मार्किंग मेथड है, इसमें अपन 2 तरह से प्रयोग करते हैं। एक बार तो मान लीजिए अगर अपना बड़ा क्षेत्र है तो इसको मतलब स्तरीय, मतलब स्तरों में बांट दिया जाता है। तो 2, जैसे कि आपने सबसे पहले तो आपने रैंडम सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करके उस एरिया को बांट लिया,
एरिया को बांटने के बाद अब आपने इसमें से किसी भी ये जो अपना जो है रेगुलर मार्किंग मेथड को लगाकर आपने अपना सैंपल ले लिया। तो रैंडमली तो आपने उस क्षेत्र को बांट लिया कि आपने ये एरिया अपन लिया और उसमें से मान लीजिए आपका बिलाड़ा बाज़ार ही आया, तो बिलाड़ा बाज़ार में अब आपको नंबर भी तो लाना है, तो नंबर लाने के लिए आप एवरी 7 नंबर भी आ सकता है, तो एवरी 7 पर आप काउंट करते चले जाएं और वहाँ पर अपन का वो अपना सैंपल माना जाएगा। तो इसमें 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, 2 विधियों को प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा जो अपना अदर्स में क्या आ जाएगा, इसमें अपना आ जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कुछ उसी प्रकार की होती है कि जब अपने को इसमें अपन को 3 स्टेजेस में लिया जाता है। तो अगर अपना बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और अपने को बिल्कुल सैंपल निकालना एकदम एक्यूरेट, तो सबसे पहले तो हम पूरे जोग्राफिकल एरिया में से बड़ा सैंपल लेंगे। आप जोग्राफिकल एरिया में भी अपन लेंगे कि राजस्थान लेंगे या दिल्ली लेंगे या कौन सा लेंगे, आप अपने राज्य वाइज उसको बांट लीजिए। राज्य वाइज बांटने के लिए सपोज हमारा राजस्थान आया, तो राजस्थान में भी अब अपन दूसरे स्तर पर आएंगे कि राजस्थान में भी अपन कौन सा राज्य है, तो फिर उसको रैंडमली अपन ने चूज़ किया और सपोज बाड़मेर आ गया तो बाड़मेर लिया। अब बाड़मेर में भी फिर अपन ने उसको, क्योंकि अपन को बिल्कुल नीचे तक आपको एकदम सही सैंपल लेना है, तो वहाँ पर अपन ने फिर किसी एरिया वाइज उसको चूज़ कर लिया और एरिया वाइज चूज़ करने के बाद अब अपन फिर उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है कि किसी फैमिली के ऊपर जाते हैं। और फैमिली में भी अगर एवरी जो है मुखिया को अगर लेना है, तो एक पर्टिकुलर कॉलोनी या पर्टिकुलर एरिया में अगर अपन को छोटा सैंपल लेना है और उसमें आपने मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग मेथड लिया है, तो ऐसे करके आपके पास एक काफ़ी पारदर्शिता आ जाती है और आपने हर उस, क्योंकि आप बिल्कुल बायस्ड नहीं हो। और ये पहली विशेषता मैंने आपको बताई कि बायस्ड नहीं होना है, स्वतंत्र रहना है। तो जैसा हमारा अध्ययन की विषय वस्तु होती है उस प्रकार से, तो अगर अपन ने हर घर का मुखिया को ले लिया, तब आपने देख लिया कि मतलब आपने बिल्कुल भी तरह से आप किसी भी प्रकार से बायस्ड नहीं हुए और आपने रैंडमली मेथड का प्रयोग करके और अपन ने अपना जो यूनिट है उसको एकदम एक्यूरेट निकाल लिया। अगर अपना आ जाता है, ये अगला आता है रिपीटेड सैम्पलिंग। रिपीटेड सैम्पलिंग क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा निदर्शन हो कि एक बार अपन ने रिजल्ट ले लिया अपने मेथड के प्रयोग करके, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसकी पुनरावृत्ति करनी होती है, तो वापस हम कई बार ऐसा होता है कि हम उसको कोई अपन को मान लीजिए सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ या अपना निष्कर्ष सही नहीं मिला, तो हम इस रिपीटेड मेथड का प्रयोग करके दोबारा से हम अपने सैंपल को निकालेंगे और एक्यूरेट, कुछ गलती रह जाए या कुछ प्रकार से अगर अपने को पुनरावृत्ति की आवश्यकता महसूस होती है, तब हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। एरिया सैम्पलिंग है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसमें एरिया का भी इसी प्रकार से आ जाता है कि अपन को अगर मान लीजिए स्पेसिफिक एरिया का ही अध्ययन करना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारा जो सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एरिया में भी इसी प्रकार की बात आएगी कि हम रैंडमली तो निकालेंगे, लेकिन हम उसमें कुछ इस प्रकार से थोड़ी सी लिबर्टी लेकर हम एरिया को बांट सकते हैं। और अगला आ जाता है अपना जो है इर्रेगुलर सैम्पलिंग मेथड। तो ये कई अगर मान लीजिए सपोज हमें मतलब हम किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट ही नहीं करना चाहते हैं और हम ये देखना है कि मान लीजिए किसी जो मार्केट में इस प्रोडक्ट के प्रति क्या व्यू चल रहा है, तो वहाँ पर हम इर्रेगुलर मेथड का मतलब इसमें हमने को अपन किसी भी प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके फिक्स नहीं करेंगे, ना ही हम मल्टी स्टेजेस के रूप में फिक्स करेंगे। यहाँ पर हम इर्रेगुलर रूप से जो भी हमको व्यक्ति मिलता चला जाता है उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते चले जाएंगे। तो इससे भी ये भी एक प्रकार का रैंडम सैम्पलिंग का ही एक रूप है, क्योंकि हम यहाँ पर भी हम बायस्ड नहीं हैं, यहाँ पर भी हम स्वतंत्र हैं कि मेल फीमेल जिससे भी पूछ सकते हैं या जिस किसी से भी हम अपने ये ज़्यादातर ये मार्केटिंग में या इस प्रकार से व्यू करने के लिए या मान लीजिए अपने को कोई सुधार अपन को करना है किसी प्रोडक्ट में,
तो इस प्रकार का मार्केट व्यू लिया जाता है। तो इस प्रकार की सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक अपन ने इसके 3 स्वरूप रैंडम सैम्पलिंग के देखे। अब ये है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जो असंभाविता निदर्शन पद्धति क्या होती है। तो असंभाविता यहाँ पर तो अपन ने देखा कि संभाविता है, यहाँ पर तो हर निदर्शन की संभावना आएगी ही आएगी। यहाँ पर है कि पर्पसली सैम्पलिंग मेथड मतलब उद्देश्यपूर्ण जो हमारा निदर्शन है, तो इसमें हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से हम अपने निदर्शन का प्रयोग करेंगे। कन्वीनियंस के हिसाब से सुविधापूर्ण जो सैम्पलिंग है, तो ये भी एक तरह से यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिबर्टी लिया है। तो सुविधापूर्ण जो सैम्पलिंग मेथड आएगा, तो इसमें हम अपनी सुविधा अनुसार मेल फीमेल कर सकते हैं, सुविधा अनुसार इस महाविद्यालय दूसरा महाविद्यालय कर सकते हैं, सुविधा अनुसार हम एरिया को भी बांट सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेल्फ सेलेक्टेड है, इसमें हम अपने को खुद ही स्व रचित है, व्यक्ति के द्वारा खुद के द्वारा ये अपनाया गया है। तो इसमें हमारी खुद की जो इसमें ज़्यादातर ये मार्केट के रूप में, जैसे ये वाला था इरेगुलर वाला, ये भी मार्केट प्रोडक्ट की जानकारी के लिए ही इस प्रकार की जो सेल्फ सेलेक्टेड है ये प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है क्वाटा, ये इसको अभ्यांश भी कहते हैं। ये वो होता है कि जो कि इस प्रकार का सैंपल जो कि पूरे जो आपका पूरा जो सैंपल है उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि उसको उस पूरे समूह को या उस पूरे व्यक्तित्व को या उस पूरे भौगोलिक जगह को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये होता है क्वाटा सैम्पलिंग मेथड। तो अभी तक मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए कि टाइप्स क्या है, संभाविता और असंभाविता निदर्शन पद्धति। तो निदर्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि निदर्शन क्या होता है। बिना निदर्शन पद्धति के हम किसी भी रिसर्च को नहीं कर सकते हैं। निदर्शन, वापस रिपीट करती हूँ कि होल जो पूरा आपका यूनिवर्स होता है उसका एक्यूरेट और उसका जो क्वालिटेटिव रूप से एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये वो निदर्शन पद्धति होती है। इसके अभी अपन ने कई सारे रूप देख लिए और इसका विशेषताएं देख ली, अपन ने इसका प्रोसीजर देख लिया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।